नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस है वो आपके समझ में आ रही होगी। सैम्पलिंग थोड़ा सा आपने अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो थोड़ा टफ है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको एक बार देख लें फिर दोबारा देखेंगे तो आपको वीडियोस ऑनलाइन में अच्छी फैसिलिटी, एक बार समझ में आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपके निश्चित तौर पे समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करिए, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ्स वगैरह आपके लिए डलती है, लेकिन आप खुद के हाथ से नोट्स लिखें तो बहुत बेहतर होगा। उससे क्या कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप लिख लीजिए तो हाथ से आपके नोट्स बन जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरीज आप इसमें से पढ़ सकते हैं जो मैंने पीडीएफ इसमें रखी है, लेकिन जो मैं लिखवाता हूँ या फिर बोर्ड पर जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि रिवीजन करते समय वो आप उसको देख पाएँ, ठीक है। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिखानी है कि मैंने कहा था कि SRSWR का जो प्रत्यक्ष माध्य का प्रसरण है या प्रत्यक्ष माध्य का आंकलक है वह ज़्यादा दक्ष होता है किससे? WOR का ज़्यादा दक्ष होता है WR से। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ लिखनी है, हमें लिखना है कि SRSWR के प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण SRSWR के प्रतिदर्श माध्य के प्रसरण से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। हमारा प्रतिदर्श माध्य का जो प्रसरण है वह WOR के प्रसरण से ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR, ठीक है। SRSWR के प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण SRSWR के प्रतिदर्श माध्य के प्रसरण से सॉरी इसमें लिखने में गड़बड़ हुई, कम होता है। WOR का हमारा कम होता है, WR का ज़्यादा होता है, से कम होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, हमारा हमने कहा था कि WOR का जो प्रतिदर्श माध्य का आंकलक है वह ज़्यादा अच्छा एस्टिमेटर प्रोवाइड करवाता है, ज़्यादा दक्ष व कुशल होगा। कुशल कब होगा? जब उसका प्रसरण कम होगा। तो हम कहेंगे दोस्तों इसका प्रसरण क्या है दोस्तों, इसका प्रसरण वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WR से कम होगा। और ये जनरली दोस्तों होता भी है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WR का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? n-n/nn s²। और वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WR का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? n-1/nn s²। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हम क्या करेंगे, अगर हम भाग दें, किस में भाग दें? अगर दोस्तों हम भाग दें वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR में वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR का भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखो हम भाग देंगे तो क्या आएगा? n-n/nn s² डिवाइडेड बाई n-1/nn s²। इससे दोस्तों ये कट जाएगा, इससे नीचे हमारे पास यहाँ पर nn है, ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास बचेगा क्या? ये ऊपर वाला बचेगा n-n। थोड़ी सी इसमें टेक्निकल समस्या चल रही है, n-n। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा? n-n/n-1 ये हमारे पास बचा। अगर दोस्तों इसको ध्यान से देखें हम तो n-n मतलब n में से n घटाएंगे, n में से केवल 1 घटाएंगे तो नीचे तो बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या है। तो इसका मतलब
ऊपर तो हमारे पास छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया लेस देन 1। ये क्या हो गया हमारे पास, लेस देन 1 हो गया। ये थोड़ा सा उल्टा पुटअप हो गया, इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने ध्यान देना थोड़ा सा, ऊपर WR का लिखना था लेकिन मैंने WR का लिख दिया फ्लो में। ये तो है दोस्तों WOR का, और नीचे है WR का वेरिएंस, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये लिखे हुए सामने, WR का नीचे है, WR का ऊपर है, तो लेस देन 1 बचा। इसका मतलब दोस्तों ऊपर का वेरिएंस छोटा है, नीचे का वेरिएंस बड़ा है, तभी तो नीचे बड़ी संख्या बची, ऊपर छोटी संख्या बची। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ बाय एन बार WOR वेरिएंस ऑफ बाय एन बार WR से छोटा होता है। ये बिल्कुल क्लियर है, और हमारे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन की नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं कि आपको दे रखा है यहां पर SRS WOR का प्रसरण तो दे रखा है B1। लैंग्वेज में दे रखा है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन सहित और रहित, तो इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन रहित के प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण SRS WOR के पूरा लिख देता हूं मैं, SRS WOR के प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण हमको दोस्तों दे रखा है, यहां पर नोटेशन फॉर्म में दे रखा है B1, और इसी तरह से दे रखा है SRS WR के प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण दे रखा है B2। अब दोस्तों आपसे उसने कहा है कि यदि K बराबर, दोस्तों क्या कहा है, K बराबर B1 अपॉन B2 है, तो K का मान होगा, ये दोस्तों उसने पूछा है। तो बड़ा सिंपल है, B1 क्या है दोस्तों, B1 है SRS WOR का प्रसरण, और B2 है SRS WR का प्रसरण। हमने पढ़ा था कि वेरिएंस ऑफ बाय एन बार WOR छोटा होता है वेरिएंस ऑफ बाय एन बार WR से। इसका मतलब दोस्तों WOR का वेरिएंस तो हमारा है B1, इसका मतलब ये तो हो गया B1, इसका मतलब दिए हुए नोटेशन के अकॉर्डिंग B1 छोटा है B2 से, क्योंकि B2 है WR का। तो दोस्तों अगर K का मान है B1 अपॉन B2, आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें K इज ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन है K इज लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों K बराबर 1, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सिंपल है। जब हम कह रहे हैं कि B1 छोटा है B2 से, B1 छोटा है B2 से, तो अगर ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, K इज लेस देन 1। हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, K इज लेस देन 1। तो एक क्वेश्चन तो यह आया हुआ है, लैंग्वेज में बड़ा सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो आपको लिखा रहा हूं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 आकार की समष्टि में से 8 आकार का प्रतिदर्श 8 आकार का
प्रतिदर्श प्राप्त किया गया, प्राप्त किया गया, प्राप्त किया गया। तो नोटेशन फॉर्म में दे रखा है दोस्तों, वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR व वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WR का अनुपात होगा। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और इंग्लिश में अगर बात करें, फ्रॉम पॉपुलेशन साइज ऑफ 50 द सैंपल ऑफ साइज 8 इज टेकन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR टू वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WR। ये आपको इंग्लिश में हो गया। आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3/7, ऑप्शन नंबर 2 है 6/7, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पर 6/50, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है 7/8। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो बड़ी आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजी वे में इसका आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है n बराबर तो दोस्तों 50 दिया हुआ है और स्मॉल n बराबर दिया हुआ है 8। और दोस्तों आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WOR डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ बाई एन बार WR, ये पूछा है। दोस्तों फॉर्मूला रख दो, सब कुछ आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला इसका था n माइनस n अपॉन NN S स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था दोस्तों n माइनस 1 अपॉन NN S स्क्वायर। दोस्तों ये सब वैल्यूज कट जाएगी, बड़ा सिंपल है। हमारे पास बचा क्या फाइनली, हमारे पास बचा n माइनस n अपॉन n माइनस 1। अब हम इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, n माइनस n अपॉन n माइनस 1। तो अब देखते हो दोस्तों n हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पर n दे रखा है 50। तो मैंने कर दिया 50 माइनस 8 और 50 माइनस 1। हमारे पास बचा दोस्तों 42/49। ये 7 से कट जाएगा, 6/7। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। देखिए 6/7 कहाँ रहा है, ये वाला क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं, सोल्व करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो दोस्तों ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हमने डिटेल में पढ़ा। जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दोस्तों डिटेल में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरित प्रतिचयन विधि। दोस्तों हमारी स्तरित प्रतिचयन विधि क्या है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम परिभाषा की कि स्तरित प्रतिचयन विधि क्या है और कब इसको हम काम में लेते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हमने पढ़ा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब काम में आती है, जब हमारी इकाइयाँ होमोजीनियस हो, मतलब उनमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं हो, सजातीय हो। अब बात करते हैं अगर इकाइयों में होमोजीनिटी नहीं है, सजातीय नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम काम में लेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसको इंग्लिश में बोला गया है, हिंदी में बोला गया स्तरित प्रतिचयन विधि। क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसको
स्तरित प्रतिचयन विधि। तो दोस्तों इसमें है क्या, इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या है, समष्टि को विभिन्न स्तरों या उप समूहों में इस तरह से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक समूह के अंदर इकाइयां लगभग सजातीय हो और समूह के समांतर माध्य जितना संभव हो अलग अलग होने चाहिए। ध्यान से समझना दोस्तों, हमने क्या किया, सपोज करो ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है और इसमें टोटल इकाइयां n, टोटल कितनी इकाइयां दोस्तों, n। अब हमें क्या करना है कि इनमें जो इकाइयां हैं उनमें सजातीयता नहीं है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो कि मैं इनकम की स्टडी कर रहा हूं, तो 100 लोग हैं, उनमें से अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं। कुछ लोगों की इनकम है 5,000 के आसपास, कुछ लोगों की इनकम है 25 से 30,000, कुछ लोग इनकम है 1 लाख और कुछ लोग इनकम है 5 लाख के आसपास। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसका ग्रुपिंग कर दी। मैंने जिनकी इनकम कम थी उनको अलग कर दिया, जिनकी इनकम कम थी उनको अलग कर दिया, जो 5,000 के आसपास वाले लोग तो मैंने अलग कर दिए, ठीक है। फिर दूसरे ग्रुप में दोस्तों मैंने 25,000 के आसपास वाले लिए, मतलब 25 से 30,000 वाले। तीसरे ग्रुप में दोस्तों मैंने लिए लगभग 1 लाख के आसपास वाले, और चौथे ग्रुप में मैंने ले लिए यहाँ पर 5 लाख के आसपास वाले, ठीक है दोस्तों। अब ये ग्रुप कैसे बन गए, ये मैंने जो डिवाइड किया इसमें संख्याएं अलग अलग हो सकती है, ऐसे नहीं कि बराबर मैंने बांटा है, ये होता है इस ग्रुप में ज्यादा हो इस ग्रुप में कम हो। तो दोस्तों मैंने क्या किया, टोटल एरिया को, मतलब समष्टि को विभिन्न स्तरों या उप समूहों में, इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं स्ट्रेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, और ग्रुप बोल सकते हैं दोस्तों। तो विभिन्न स्तरों में या उप समूहों में इस तरह से विभाजित किया कि प्रत्येक समूह के अंदर इकाइयां लगभग सजातीय हो। इसका मतलब दोस्तों सजातीय का मतलब, अब इस समूह में क्या है, लगभग 5,000 वाले हैं, इस समूह में लगभग 25,000 वाले हैं, तो इन समूहों में अंदर इकाइयां सजाती हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, समूह के समांतर माध्य जितना संभव हो अलग अलग होने चाहिए। दोस्तों इसका x बार अलग आएगा, इसका x बार अलग आएगा, ये x1 बार, x2 बार, x3 बार, इस तरह से इनका अलग अलग आएगा। तो मैंने क्या कहा, समूह के समांतर माध्य डिफरेंट होने चाहिए, और दोस्तों होना भी चाहिए क्योंकि हमने अलग अलग समूह में उसको बांटा है, लोअर इनकम के अलग, मीडियम के अलग और हायर के अलग, तो इनके समांतर माध्य भी अलग अलग आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक टोटल n को इस तरह से बांट दिया कि प्रत्येक समूह के अंदर इकाइयां लगभग सजाती हो और समूह के समांतर माध्य जितना संभव हो अलग अलग होने चाहिए। द टोटल यूनिट्स पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स सच दैट यूनिट्स विद इन ईच ग्रुप्स आर होमोजीनियस एज पॉसिबल। दूसरा, ग्रुप मीन्स आर वाइडली डिफरेंट एज पॉसिबल, ठीक है। या इसको हम कहते हैं दोस्तों स्तरित प्रतिचयन में स्तर या समूह अंतर समांगी। दोस्तों अंतर समांगी एक टेक्निकल वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस, विद इन होमोजीनियस, और आंतर विषमांगी जिसको बोलते हैं बिटवीन हेट्रोजीनियस होने चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है कि स्तरित प्रतिचयन विधि में, उसमें लिखा होता है स्तरित प्रतिचयन विधि में स्तर या समूह होने चाहिए। आपको ऑप्शन मिलेंगे अंतर समांगी, आंतर विषमांगी। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आंतर विषमांगी, अंतर समांगी, तो वो गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, समूह कैसे होने चाहिए, अंतर समांगी का मतलब था विद इन होमोजीनियस, मतलब इनमें होमोजीनिटी सजातीयता होनी चाहिए, और आंतर विषमांगी का मतलब है बिटवीन हेट्रोजीनियस, मतलब एक दूसरे का कंपेयर करें तो उनमें विषमता होनी चाहिए और उनके ग्रुप मीन्स अलग अलग होने चाहिए। तो दोस्तों ये जो लाइन है आपको अच्छे से याद करनी है, ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है कि स्तर कैसे होने चाहिए, अंतर समांगी और आंतर विषमांगी होने चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे होने चाहिए, स्ट्रेटा, इंग्लिश में स्तर को बोलते हैं स्ट्रेटा, और ग्रुप्स शुड बी विद इन होमोजीनियस एंड बिटवीन हेट्रोजीनियस होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो हम प्रतिचयन विधि लेते हैं उसको बोलते हैं स्तरित प्रतिचयन विधि। अब दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, हमने क्या किया, होमोजीनियस स्ट्रेटा बना लिए। पहले हमने क्या किया, होमोजीनियस मतलब सजातीय समूह बना लिए, फिर हर समूह से सैंपल लेंगे। सपोज करो दोस्तों हमको यहां से लेने n सैंपल, कितने सैंपल लेने, n, तो इसमें से तो मैं ले लूंगा n1, इसमें से मैं ले लूंगा n2,
इसमें से ले लूंगा N3, ऐसे लास्ट वाले में से मैं ले लूंगा Nk। और ये सैंपल दोस्तों इस तरह से लिए जाएं कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Nk बराबर N हो, मतलब टोटल सैंपल सजा जाए। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने सजातीय समूह बनाए, उस प्रत्येक समूह से हमने सैंपल लिया और इस तरह से लिया कि टोटल सैंपल हमारा N हो जाए। तो इस प्रतिचयन विधि को दोस्तों हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगी स्तरित प्रतिचयन विधि या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग विधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड को मैंने वही पार्ट्स में बांटा है, इसकी टेक्निकल फॉर्म लिखी है। यदि समष्टि की n इकाइयों को k सजातीय समूह में विभाजित किया जाए, वही बात है दोस्तों, वापस मैं बना देता हूं कि हमने क्या किया दोस्तों, यहां पे कितने ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 और डैश 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 अंतिम ग्रुप को मैंने के दिया। ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया, अंतिम ग्रुप क्या हो गया दोस्तों, के ग्रुप हो गया। तो के सजातीय ग्रुप में बांट दिया और प्रत्येक ग्रुप में ni इकाइयां, ni का मतलब कुछ इकाई हो सकता है, इसमें 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन दोस्तों हम कहेंगे इसमें n1 है, इसमें कितनी इकाइयां, n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, ऐसे इसमें दोस्तों n के इकाइयां हैं। और अगर हम कहें तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n के बराबर कितने, कैपिटल N, क्योंकि इन्हीं कुल n इकाइयों को तो हमने तोड़ा है, तो इनका जोड़ क्या जाएगा, n आ जाएगा। अब दोस्तों प्रत्येक से हम ni इकाइयां चुने, ni का मतलब कितनी भी चुने, नोटेशन फॉर्म है, तो इसमें से n1 चुना, इसमें से n2 चुना और इसमें से चुना दोस्तों nk। इस तरह से चुना कि n1 प्लस n2 प्लस nk बराबर कैपिटल N हो, तो यह विधि स्तरित प्रतिचयन विधि कहलाती है। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है और काम में कब लेते हैं, जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो या असजातीय हो, तब इसको काम में लेंगे, या उसमें सजातीयता ना हो तब इसको हम काम में लेंगे। नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है, जब समष्टि में सजातीयता ना हो तो स्तरित प्रतिचयन विधि को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों यही जस्ट मैंने पहले लिखा था सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, वहां लिखा था यदि समष्टि में सजातीयता हो तो कौन से काम में लेंगे, तो वहां हमने क्या कहा था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग काम में लेंगे, और सजातीयता ना हो तो कौन सी काम में लेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को प्राथमिकता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, हिंदी में कहते हैं नियतन की समस्या। अभी हमने कहा कि हम प्रत्येक स्टेटा से सैंपल लेंगे, लेकिन कितने लेंगे, बड़े स्टेटा से क्या, सभी स्टेटा से क्या बराबर लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि समूह में उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई समूह तो बहुत बड़ा हो, कोई समूह बिल्कुल छोटा हो, तो क्या हम सभी समूह से बराबर साइज के सैंपल लेंगे या अलग अलग लेंगे, या बड़े समूह से बड़ा लेंगे, छोटे समूह से छोटा लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। इसे कहते हैं दोस्तों हिंदी में नियतन की समस्या या वितरण की समस्या। क्या कहेंगे दोस्तों, नियतन की समस्या या वितरण की समस्या, ये लिखा हुआ है। स्तरित प्रतिचयन विधि में, स्तरित प्रतिचयन में प्रत्येक स्तर से कितने प्रतिदर्श लिए जाएं, यह समस्या नियतन की समस्या कहलाती है, या दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, कि किस स्टेटा को या किस समूह में से कितने सैंपल एलोकेट किए जाएं या कितने सैंपल लिए जाएं। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। दोस्तों अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है, तो समाधान में हमारे पास आएगी नियतन व वितरण की विधि, नियतन व वितरण की विधि। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है समान नियतन। पहला क्या है दोस्तों, पहला है इक्वल एलोकेशन मेथड। यहां पहला मेथड है इक्वल एलोकेशन मेथड। इक्वल एलोकेशन मेथड दोस्तों क्या है, यदि प्रत्येक स्तर से समान आकार का प्रतिदर्श लिया जाए तो यह समान नियतन कहलाता है। दिस इज नोन एज इक्वल एलोकेशन। हम यहां पर इंग्लिश में बोल सकते हैं, इफ फ्रॉम ईच स्टेटा और ग्रुप we have taken equal size of sample, then this is known as equal allocation। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी नहीं हो पाया तो मैं बोल दे रहा हूं कि यदि प्रत्येक स्टेटा से, मतलब फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, यहां समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा और ग्रुप, फ्रॉम ईच ग्रुप इफ वी टेक
इक्वल सैंपल साइज, देन दिस इज नोन एज इक्वल एलोकेशन। तो दोस्तों इक्वल एलोकेशन क्या होगा, हमें क्या निकालना है, एन आई, यही तो निकालना है कि ith ग्रुप से कितना सैंपल लेंगे। तो दोस्तों हमने कहा था ith ग्रुप से कितना सैंपल लेंगे, इक्वल लेंगे, लेकिन इक्वल कितना लेंगे, इसका एक फॉर्मूला है n/k। क्या है, n/k। जैसे सपोज करो दोस्तों हमारे पास ग्रुप है 10, कितने समूह हैं 10, और हमें सैंपल लेने हैं 50। कितने लेने हैं, सैंपल 50। तो प्रत्येक ग्रुप से कितने सैंपल लेंगे, मतलब ith ग्रुप से कितने सैंपल लेंगे, हम क्या करेंगे 50/10 मतलब n/k। हम क्या करेंगे दोस्तों, n/k मतलब प्रत्येक ग्रुप से 5 सैंपल लेंगे, तो 10 ग्रुप से कितने सैंपल हो जाएंगे 50। तो प्रत्येक ग्रुप से हम 5-5 सैंपल ले लेंगे, या कितने ले लेंगे, n/k ले लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हुआ इक्वल एलोकेशन। लेकिन इक्वल एलोकेशन हर परिस्थिति में सही नहीं होता है, इसलिए सेकंड मेथड हमारा है। इसके बाद समान नियतन के बाद हमारे पास है दोस्तों अनुपातिक या समानुपाती वितरण। दोस्तों इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल एलोकेशन। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ये क्या कहता है दोस्तों कि जो सैंपल है शुड बी टेकन प्रोपोर्शनली बाय द स्ट्रेटा साइज। कि इसका मतलब है, स्ट्रेटा साइज का मतलब है सिंपल कि ग्रुप का समूह जितना बड़ा है उसमें से बड़ा सैंपल ले लो, और छोटा है तो उसमें से छोटा सैंपल ले लो। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि स्तर या समूह से उसके आकार के अनुपात में प्रतिदर्श चुने जाए, या बड़े समूह से बड़ा प्रतिदर्श तथा छोटे समूह से छोटे आकार का प्रतिदर्श लिया जाए, तो यह अनुपातिक या समानुपाती नियतन कहलाता है। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो दोस्तों प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होगा, इफ वी टेक लार्जर सैंपल ऑफ लार्जर ग्रुप और स्टेटा and small sample of small strata, then this is known as proportional allocation. Or if samples are taken proportionally to the size of strata, this is also known as proportional allocation. तो दोस्तों proportional allocation क्या कहता है, proportional allocation कहता है कि ni, proportional allocation क्या कहता है, proportional allocation कहता है ni proportional to ni। ये दोस्तों साइन किसका है, ये साइन हमारा है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का। साइन किसका है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन का। तो हम कहते हैं ni प्रोपोर्शनल टू ni। जो ni होगा वो ni के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा, ये छोटा होगा तो ये भी छोटा। और दोस्तों इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका जो रेशो होगा वो बराबर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं n1/n1 बराबर n2/n2। दोस्तों सबका रेशो बराबर क्यों होगा, क्योंकि बड़े में से बड़ा सैंपल, छोटे में से छोटा सैंपल, बराबर n3/n3। कोई बीच का ले लेते हैं दोस्तों, ni/ni बराबर n/n। मतलब सैंपल का जो पॉपुलेशन से रेशियो होगा वही हमारा प्रत्येक ग्रुप का रेशियो होगा। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों मैंने कह दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, मैंने 4 ग्रुप लिए। कितने ग्रुप लिए दोस्तों, इसमें जो n है मतलब जो n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, इसमें n4 है। दोस्तों n1 हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 500। कितना दे रखा है दोस्तों, 500। ये दे रखा है दोस्तों 50। ये हमारे पास दे रखा है दोस्तों 450, ठीक है। और ये हमारे पास दे रखा है 100। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो कुल n हो गया वो हो गया 600, नहीं 600 नहीं, सॉरी 1100 सैंपल हो गया। या मैं थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूं मैं, चलो इसको 1100 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास n बराबर टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1100 हो गया। ये हो गया 1100। अब सपोज करो दोस्तों हमें लिखना है n बराबर 110 का सैंपल लेना है। n बराबर कितने का सैंपल लेना है, 110 का। तो क्या कहता है ये कि प्रत्येक ग्रुप से किस रेशो में सैंपल लोगे, n/n के रेशो में सैंपल लोगे। तो दोस्तों n/n का रेशो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ n/n का रेशो, n कितना लेना है 110, ये कितने हैं 1100। तो कट गया हमारे पास, क्या बचा 1/10। क्या रेशो बचा दोस्तों, 1/10। 11/110 हो गया। तो 1/10 का मतलब प्रत्येक 10 से एक सैंपल लेना है, प्रत्येक 10 से एक सैंपल लेना है। अब इस इक्वेशन से हमें ni की वैल्यू निकाल सकता हूं।
इस इक्वेशन से ni की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि ni बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n अपॉन n इंटू ni, n अपॉन n इंटू ni। इससे प्रत्येक स्टेटा की वैल्यू हमारी निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, इससे तो ले लूंगा 50 का सैंपल, इससे क्या ले लूंगा 50 का सैंपल, इससे कितने का सैंपल आ जाएगा 5 का, इससे 45 का और इससे 10 का। तो ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन हो गया। अगर हम रेशियो देखेंगे तो सबका रेशियो बराबर होगा, सबका रेशियो बराबर होगा। इससे हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन से देखेंगे तो n1 अपॉन n1, देखो दोस्तों अब इससे मैंने लिए 50/500 करेंगे तो 1/10, 5/50 करेंगे तो 1/10, 45/450 करेंगे तो 1/10, 10/100 करेंगे तो 1/10। तो दोस्तों हमारा जो इक्वल एलोकेशन क्या है, ni प्रोपोर्शनल टू ni, या सभी का रेशियो बराबर होगा, या हम कह सकते हैं ni बराबर होगा n अपॉन n इंटू ni। इससे हमका सबका मान मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा दोस्तों, जैसे मुझे निकालना है n1, ये मेरा क्या है बेसिकली, ये मेरा n1 है, तो i का मान 1 रखूंगा। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे निकालना है n1। ठीक है दोस्तों, तो अगर n1 निकालना है तो क्या करूंगा मैं, n अपॉन n, n कितना है मेरा, n 110, n है मेरा 1100, गुणा करूंगा ni से, मतलब n1 निकालना है तो यहां भी बनाएगा, मतलब n1 से गुणा करूंगा, n1 कितना है 500। जैसे ही मैं इसको गुणा करूंगा दोस्तों मेरे पास आ जाएगा, सॉरी मेरे पास आ जाएगा यहां पर 50। ये 10 टाइम्स कटेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। तो देखिए दोस्तों 50 आ गया। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से ये आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आपके आ गया होगा कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन है क्या। प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या है कि ni शुड बी प्रोपोर्शनल टू ni, या फिर ni का मान n अपॉन n इंटू ni होगा, जो मैंने इस इक्वेशन को बराबर रखते हुए निकाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ मेरा प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं। इसमें मेजर चीज़ यही है, वो समझाने के लिए मैंने किया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे पास है इष्टतम या नेमन नियतन। जैसा कि नाम से दोस्तों विदित है, ये हमारा क्या है, इष्टतम है, ऑप्टिमम एलोकेशन है, और ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ये आइडियल हमारा है। तो एक्चुअली दोस्तों क्या है, नेमन ने ऑप्टिमम मतलब जिसका वेरिएंस और रिजल्ट सबसे अच्छा हो, वेरिएंस सबसे कम हो, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, उसे ही दोस्तों ऑप्टिमम एलोकेशन कहते हैं, और इसको नेमन एलोकेशन भी कह देते हैं। तो दोस्तों नेमन एलोकेशन का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि ni प्रोपोर्शनल टू, ये कहता है दोस्तों ni प्रोपोर्शनल टू ni SI, क्या कहता है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर SI क्या है, SI यहाँ पर है ith स्टेटा में उसकी वेरिएबिलिटी, ith स्टेटा की वेरिएबिलिटी। हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग में इसकी बात की, तो जैसे वहाँ पर S है वो पूरी पॉपुलेशन मीन का है, ऐसे यहाँ पर जो हमारा I, जैसे मैं बोलूँगा S1, तो S1 क्या है, पहले स्टेटा में वेरिएबिलिटी, पहले स्टेटा में वेरिएबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ S1 स्क्वायर। हाँ एक बार देख लेते हैं इसके फॉर्मूले को। तो दोस्तों हमारा अगर मैं बात करूँ कि SI स्क्वायर क्या होगा, रूट लेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। SI स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन ni माइनस 1 सिग्मा yi माइनस सिग्मा yi माइनस yi बार का स्क्वायर। सिंपल रूट लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जब पहले s था यहाँ पर i, तो हर जगह i रख दिया, मतलब ith स्टेटा में जैसे अगर मैं बात करूँ कि पहले स्टेटा का क्या होगा S1 स्क्वायर, तो क्या करेंगे 1 अपॉन n1 माइनस 1 सिग्मा, यहाँ बाई आई रहेगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा yn1 बार का स्क्वायर। मतलब पहले स्टेटा में कुल कितनी इकाइयां हैं, तो वो n1 हो जाएगा, -1 कर देंगे, उस स्टेटा की सभी इकाइयों में से उस स्टेटा का मीन घटाएंगे बाई एन आई बार, बाई n1 बार, तो उससे हमारा S1 स्क्वायर निकल जाएगा। ये दोस्तों मैं याद नहीं करने, मैंने वैसे समझाने के लिए बताया था कि ये बेसिकली है क्या। ये दोस्तों है ith स्टेटा की वेरिएबिलिटी या उनके अंदर कितना वेरिएंस है, एक तरह से देखा जाए।
तो NI हमारा होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू NISI। नेमन ने दोस्तों साइज के साथ साथ, अभी हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल एलोकेशन, तो अनुपातिक नियतन में तो केवल स्टेटा की साइज के बारे में कंपेयर किया, लेकिन नेमन ने ये कहा कि साइज के साथ साथ उस स्टेटा के अंदर भी कुछ न कुछ वेरिएबिलिटी है, अगर उसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी है तो उसको भी कंसिडर करना जरूरी है। तो उसने साथ में वेरिएबिलिटी को लिया, तो हमारा फॉर्मूला हो गया NI प्रोपोर्शनल टू NISI। और दोस्तों यहाँ से NI को निकालने का जो सूत्र है वो भी हमारे काम आता है। तो हमारा NI का फॉर्मूला यहाँ है, NI बराबर ये है दोस्तों स्मॉल n NISI डिवाइडेड बाई सिग्मा NISI। इसका मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, अब ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, n इंटू NISI और सेम को लिख देंगे सिग्मा NISI। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेमन नियतन है, इसको हम ऑप्टिमम एलोकेशन भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है नेमन नियतन द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण सबसे कम होता है। मैं वापस कह रहा हूं कि नेमन एलोकेशन से या ऑप्टिमम एलोकेशन से जो वेरिएंस होगा, आगे हम इसकी इक्वेशन फॉर्म में पढ़ेंगे, इसका वेरिएंस सबसे कम होगा और इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे बाद में। तो नेमन नियतन द्वारा प्राप्त प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण सबसे कम होता है और नेमन वितरण सबसे अच्छा व उपयुक्त माना जाता है। दिस इज मोस्ट यूजफुल मेथड। नेमन नियतन सबसे अच्छा व उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा नेमन के बारे में। अब दोस्तों ये हमने जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की है वो स्टार्टिंग का थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, और अब इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में टर्मिनोलॉजी और सबके वेरिएंस, हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिमम का वेरिएंस लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ऑप्टिमम का वेरिएंस हमारा जो ऑप्टिमम या नेमन का वेरिएंस हमारा जो प्रोपोर्शनल से कम आता है, और एक हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के वेरिएंस से भी इसको कंपेयर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सैम्पलिंग के जो लेक्चर्स है मैंने थोड़े छोटे रखे क्योंकि समझ, अगर मैं लंबा लेक्चर रखूंगा इसके अंदर तो समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, थोड़ी डिफिकल्ट पार्ट है, इनको आप बार बार देखिए। और इसके बाद हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग पढ़ेंगे, और हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।